Hello everyone, welcome back to Latent Academy. Which part of the plant conducts photosynthesis? फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कंडक्ट करता है, रूट, स्टीम और लीफ? तो है वो हमारा कौन सा पार्ट? वो हमारा पार्ट है स्टीम, सॉरी लीफ। लीफ वो पार्ट है जो कंडक्ट करता है किस चीज़ को? फोटोसिंथेसिस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? पेनक्रियास, लीवर, थायराइड या किडनी? तो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड बाइल प्रोडक्शन। ये लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन और बाइल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट? सनलाइट के लिए कौन सा विटामिन सिंथेसाइज करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी सिंथेसाइज करता है। ये सनलाइट हेल्प्स द स्किन सिंथेसाइज विटामिन डी। स्पेशली ये कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी काफ़ी एसेंशियल होता है। पल्स रेट इन ए नॉर्मल एडल्ट इज, नॉर्मल एडल्ट का पल्स रेट क्या होता है? 40 to 60 बीपीएम, 60 to 100 बीपीएम, या 120 to 140 बीपीएम, या 30 to 50 बीपीएम? तो इसका आंसर है 60 to 100 बीपीएम। ये नॉर्मल पल्स रेट है किसी भी एडल्ट का। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये तो बहुत ही कॉमन आंसर, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गन में से सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? वो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड गैसेस एक्सचेंज। कौन सा फंक्शन है इन सब में से स्टोमाटा का? तो वो है गैसियस को एक्सचेंज करना। स्टोमाटा में ये प्लांट्स के अंदर गैसेस को एक्सचेंज करता है। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स के अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो वो है हार्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? डायबिटीज, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और स्कर्वी? तो कम्युनिकेबल डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये काज होता है बैक्टीरिया के थ्रू और स्प्रेड करता है एयर के अंदर। द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज, ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या फिर कैरोटीन? तो ग्रीन पिगमेंट हो जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, किस तरह का ब्लड है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या नर्वस टिश्यू? तो ये है एक टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू, अब किडनी का क्या फंक्शन होता है? टू डाइजेस्ट फूड, टू पंप फूड, टू फिल्टर फूड और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो किडनी का फंक्शन होता है कि फिल्टर करना ब्लड को। नाउ द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, रीब, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्लम। ह्यूमन ब्रेन किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होता है? वो है स्कल के अंदर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? पैडी, वीट, मेज एंड ग्राउंड नट। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले समझते हैं रबी क्रॉप क्या है। रबी क्रॉप होता है जो विंटर में जिसकी हम बुआई करते हैं और स्प्रिंग सीजन में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो क्या लगता है, पैडी विंटर में होता है या फिर वीट होता है या फिर मेज होता है या फिर ग्राउंड नट होता है? तो उसका एग्जाम्पल है वीट। वीट जो होता है वो अपने विंटर सीजन में बोआ जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग के सीजन में। देन विच पार्ट ऑफ द प्लांट एंकर्स इट टू द सॉइल? कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो सॉइल के अंदर जाता है? तो लीफ, स्टीम, फ्लावर एंड रूट। तो वो है हमारा रूट जो कि प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर रहता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल एक्टिविटीज इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा सेल का पार्ट है जो कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज को? साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? आंसर इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के जैसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड फॉर्मेशन के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? फंजाई का, वायरस का, बैक्टीरिया का या फिर प्रोटोजोआ का? तो वो है बैक्टीरिया का। हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं कर्ड के फॉर्मेशन के लिए। ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन सब में से कौन सा सेट है? मीटर, लाइट ईयर और हर्ट्ज, जिसका हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो मीटर ऐसा नहीं है, लाइट ईयर भी नहीं है और हर्ट्ज भी नहीं है। क्यूबिट लाइट ईयर मेजर करता है पर हर्ट्ज नहीं करता है। क्यूबिट ईयर, लाइट ईयर एंड क्यूबिट मीटर एंड लाइट ईयर। यहाँ पे जो है क्यूबिट एंड मीटर लाइट ईयर ये जो है मेजर करता है डिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? तो पैराफिन वैक्स और बिटुमिन, लुब्रिकेटेंट ऑयल ये सारा है, बस इसमें से नहीं है वो है कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खुद फूड प्रिपेयर करता है? तो वो है एल्गी। Now, which of the following features helps polar bear adapt in extreme cold condition? कौन सा ऐसा फंक्शन है या ऐसा फीचर है जो पोलर बियर को अडेप्ट करता है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी रहने के लिए? वाइट फर, फ्लैट फीट अंडर द फैट अंडर द स्किन, वाइट फर, लॉन्ग कप शेप, क्लॉस फैट एंड फैट अंडर द स्किन, वाइट फर, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर, स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर। तो वो हो जाएगा वाइट फर एंड फ्लैट फीट, फैट अंडर द स्किन। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? तो वो है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? तो वो है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ एयर इज इनकरेक्ट, एयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है? एयर हैज़ वेट, एयर के पास वेट है, ऑब्वियसली है। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, नहीं ऐसा नहीं है, एयर सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। एयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, हाँ करता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ऑब्वियसली एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो इनकरेक्ट बोला, इनकरेक्ट ये रहा कि एयर जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग, अब मैच द फॉलोइंग को देखेंगे कि कौन सा है। मैच द फॉलोइंग में बात करते हैं सबसे पहले लीवर की। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पे देखो अपना टाइम सेव करने के लिए सबसे पहले कोई एक ऐसा इजी इस पे से ढूंढ लेंगे और उसको मैच द फॉलोइंग से करवा के देखेंगे। उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कि क्या इसमें से एक भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ये 2 में 4 मैच कर रहा है, लेकिन हम अभी इसको और आगे चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। स्टोमक, स्टोमक का काम क्या होता है? डाइजेशन का। तो कहाँ है डाइजेशन का प्रोसेस? वेयर प्रोटीन स्टार्ट, देखो यहाँ पे ये डाइजेशन से रिलेटेड मिल गया, तो यहाँ पे हम ये टिक लगा देंगे। देन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है, तो वो रहा ये वेयर बाइल जूस स्टोरेड। नाउ नेक्स्ट पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पैनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है। डाइजेस्टिव जूस क्या हो गया? बाइल जूस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू, अब सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? सेल्स आर राउंड इन शेप, cells of a tissue have a similar structure, size of cell is the same in a well organized organism, और all the cells have nucleus। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि cells of a tissue have a similar structure, क्योंकि मतलब मैनी सेल्स से टिश्यू बनता है। टिश्यू उसी को बोलते हैं जो सेम तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है। सेम तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेम सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आंसर इसीलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी फिर मैच द फॉलोइंग, इसमें देखना है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसका किसमें सही है और गलत, उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट का रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। देन पोटैटो का जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बर्डिंग के थ्रू होता है।
देन हम एल्गी की बात करें तो अब यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, ए का टू इसमें से कौन सा है, ये रहा। पोटैटो 4, तो ये 3 इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आगे एल्गी का देख ले, एल्गी का क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन। एंड देन फंजाई, फंजाई का क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। इस सब में से कौन सा सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिकेबल डिजीज को, तो वो हो जाएगा, देखो कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जो किसी एक से किसी दूसरे को हो जाए, मतलब किसी भी तरह से इन्फेक्टेड होने के कारण उसके संपर्क में आने से आपको हो सकता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल उसको जो कि वो किसी भी तरह से इन्फेक्ट नहीं होता, और इन्फेक्ट करने वाले डिजीज़ जो होते हैं वो बैक्टीरिया या फिर किसी तरह के तुमको समझ लो ना, वायरस, इस सब से ही होता है, इस वजह से। यहाँ पे देखते हैं वो तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, स्कर्वी, डायरिया एंड कॉलरा। यही लग रहा है कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि एनीमिया भी होने के चांसेस होते हैं, स्कर्वी, डायरिया और कॉलरा भी होने के चांसेस होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन सब में से कौन सा ट्रू नहीं है, नेचर ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस इज ऑलवेज अ टेंटेटिव, हाँ साइंस टेंटेटिव है। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म, ये भी सही है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, हाँ साइंस प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज है। लेकिन साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, साइंस कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप बाय साइंस। साइंस के थ्रू इन सब में से कौन सा चीज़ डेवलप किया जा सकता है, इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर या फिर स्टैटिक माइंडसेट। तो देखो स्टैटिक माइंडसेट तो कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता है, तो इसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन साइंटिफिक एटीट्यूड आ सकता है और साइंटिफिक टेम्पर आ सकता है, पर हम यहाँ इक्विटी को भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी, थर्ड हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन है, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी, तो प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली साइंस टीचर का सबसे ज़्यादा रोल क्या होता है कि लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कराना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। एनसीएफ 2005 के अंदर एक अच्छी साइंस एजुकेशन को किस चीज़ के अंदर आना चाहिए, ट्रू टू द लर्नर, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर एंड ट्रू टू द टीचर, ट्रू टू साइंस। तो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू टू द लर्नर, जो लर्नर के लिए ट्रू हो, सही बात है। ट्रू टू द इन्वायरमेंट होता है, जो लर्नर के इन्वायरमेंट के लिए ट्रू हो, वो भी ज़रूरी है। एंड टीचर से रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कभी भी सीटेट में या फिर सीटेट के एग्ज़ाम को लेके कभी भी बात ही नहीं करनी, और पेडागोजी में तो बिल्कुल भी नहीं। हमें स्टूडेंट और लर्नर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करनी होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू टू द साइंस, तो ए, बी, डी इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडक्टिंग अ सर्वे on the awareness of people about sources of air pollution in learner localities. Which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective having action verb conducting? तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, तो इंसान को एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। Now, which of the following strategies can be the most appropriate for involving learner in the teaching learning of science? इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, किसी लर्नर को इंगेज करना है साइंस पढ़ाने के दौरान, तो रीडिंग अ साइंस बुक, क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्नर, वर्किंग और इंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, इनकरेजिंग लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर सही, कि वर्किंग ऑन इंगेजिंग द लर्नर्स, लर्नर को आपके पढ़ाई के थ्रू इंगेज कराना सबसे बड़ी बात होती है आपकी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, by which of the following strategy meaningful clarification on the concept of reflection of light can be given, through the animated video on the concept,
chart showing the reflection of light, observing reflection of light on white paper screen by the learner and drawing conclusion. Ask close-ended questions related to concept. अगर हम किसी मीनिंगफुल टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो वो ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करे जो उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर सीधा रिफ्लेक्ट करे, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ऐसा ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन यूज़ करे वाइट पेपर स्क्रीन का जिससे लर्नर को सीधा दे के कंक्लूजन मिले. नाउ नेक्स्ट, वाई आर फील्ड विजिट इम्पॉर्टेंट इन साइंस. और फील्ड विजिट में साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? It provides hands-on experience. It is easy to conduct. It collects the information of science. It develop habit of hard work among learners. नहीं, ये जो होता है बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराता है. इसके लिए फील्ड विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी फील्ड विजिट की बात आए तो बच्चा करके सीखने में ज़्यादा भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो ये उसकी बात करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट. ऐसा कौन सा टूल है लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट का? पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट, जर्नल राइटिंग. तो आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मैपिंग और जनरल राइटिंग. कभी भी टेस्ट का जो बात आता है, हम टेस्ट करेंगे ही नहीं बच्चे को, कभी भी उसको टेस्ट के आंकड़े से नहीं आंकेंगे, बल्कि बच्चे को हर हमेशा एक असेसमेंट करेंगे खुद के थ्रू कि बच्चा क्या कैसे कर रहा है उस चीज़ के रिगार्डिंग. असेसमेंट एज लर्निंग इन अ साइंस में देखो, इसमें ना तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक तो ये एज से रिलेटेड आता है, एक आता है फोर से रिलेटेड कि उसमें वो लिखा रहेगा कि फोर है, और एक आता है सेल्फ असेसमेंट, सॉरी असेसमेंट्स, और एक आता है समेटिव असेसमेंट. तो देखो फॉर में क्या होगा, जहाँ आपको पूछे असेसमेंट फॉर लर्निंग तो आप वहाँ पे फॉर्मेटिव लगाना. फोर और फॉर्मेटिव एकदम मिलता जुलता है. और जहाँ आ जाए असेसमेंट एज लर्निंग तो वहाँ लगाना है सेल्फ. एज का उल्टा सा कर दो, सा आएगा तो तुमको सेल्फ याद आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट. Amrita is trying to set up an electric circuit. She runs short of connecting wire. Which of the following materials can she use to complete the circuit? अमृता जो है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाह रही थी, तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ वो कनेक्ट करेगी जो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? क्या थ्रेड से हो सकता है? नहीं. ग्लास रॉड से नहीं. रबर पाइप से नहीं. वो हो सकता है स्टील वायर के थ्रू. Now identify the correct statement. A concave mirror always form an erect image. ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं. कनकेव मिरर कभी भी इरेक्ट इमेज नहीं बनाता. एक कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड. हाँ, वो इरेक्ट और साथ में उल्टा भी बनाता है. सही है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंटिस्टिंग. चींटी के काटने के बाद कौन सा एसिड रिएक्शन करता है? तो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया ही है. इसका आंसर हो जाएगा 2. और यहाँ देखो, अमन कीप्स अ प्लास्टिक bottle, a wooden spoon and a metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperature of the three objects T1, T2, T3. Which of the following most likely represent the relation between them? अमन जो था वो प्लास्टिक बोतल, एक वुडन स्पून और एक मेटालिक स्पून को यूज़ किया और एक रूम टेम्परेचर जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा. तो अब वो पूरे रात रख करके देखा और सुबह में जब उसको मेज़र किया तो क्या आ सकता है? तो रूम टेम्परेचर पे किसी भी तरह का बदलाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कोई हीट ही या फिर कोई कोल्डनेस फील ही नहीं होता है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? T1, T2, T3 सारा इक्वल हो जाएगा. Next, an object is moving linearly with a uniform velocity. If time is represented along x-axis, then which of the following statement is correct? इसमें पूछ रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिनियरली मूव कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसा रिप्रेजेंटेड होगा? तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. द वेलोसिटी नहीं, इसका हो जाएगा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है. तो दोस्तों आज का ये रहा सारा क्वेश्चंस. कुछ मैंने वीवीआई भी बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है. और हाँ, ये भी मोशन रिलेटेड चैप्टर्स भी है, वो भी काफ़ी वीवीआई है. तो आप इसके ऊपर भी फोकस करिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए.
आप इसको भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सबसे पहले एक वार्निंग और एक हिंट दे दूँ, जो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब पेपर सीटेट के पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होते जा रहा है, और हाई होने का रीज़न यही है क्योंकि उसके अंदर कोई पैटर्न का चेंजेस नहीं है, या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है, बस वो थोड़े से वर्ड्स को घुमा रहा है। और वर्ड्स को घुमाने के लिए हर सेक्शन में और हर हमारे यूनिट वाइज में हम देखें तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है असर्शन और रीज़न का। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना असर्शन रीज़न का प्रैक्टिस करें अपने हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, या फिर आपका साइंस हो, क्योंकि हर जगह असर्शन और रीज़न ही एक ऐसा सेक्टर है जो बच्चे को ईजिली फंसा देता है, और उसका मार्क्स जो है वो मतलब कटवाता है सबसे ज़्यादा असर्शन और रीज़न ही। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन जहाँ असर्शन और रीज़न ही है। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। असर्शन में है स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्योंकि वो हेल्प करता है फूड के ब्रेकडाउन में। रीज़न क्या है? डाइजेस्टिव जूस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। तो रीज़न बता रहा है कि डाइजेस्टिव जूस चाहिए होता है एसिड, डाइजेस्टिव जूस चाहिए एसिडिक मीडियम में एक्ट करने के लिए। तो देखो दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही जो यहाँ पर है वो डाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये दोनों क्या है? सही है। और ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हम वो ऑप्शन खोजेंगे कि वो कहाँ है। वो ऑप्शन ये रहा, फोर्थ यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले बता दें, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि किसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे यहाँ प्रेजेंट हो उसको हम एज ए फेवरेबल कंडीशन में नॉर्मल लिविंग विंग्स के लिए कन्वर्ट कर दे और वो उसको ईजिली यूज़ कर ले, उसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे वो आंसर देखिए, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल नहीं, ऐसा नहीं है। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म नहीं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये देखो मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ गई ना, यूजेबल फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं किस चीज़ की? हाइट को लेकर के। तो अब हम यहाँ पे समझना है कि स्प्रिंग का क्या रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ना हम स्प्रिंग को खींचेंगे और ना कंप्रेस करेंगे उसके बावजूद भी वो लटकते रहेगा ग्राउंड की तरफ, ऐसा नहीं होता है। द स्प्रिंग इज कंप्रेस टू द मिनिमम एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड। नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आप एक हाइट के बारे में देखो, जहाँ हाइट में क्या होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी वो स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, वो भी बहुत ही मिनिमम वे में, और वो एक सर्टेन हाइट पे प्लेस्ड रहता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। then the spring is compressed to the minimum and is placed at a height, ये रहा करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का सेट कौन सा है इसमें? तो लिजार्ड, पैरोट, डॉल्फिन नहीं, पिजन, ह्यूमंस, लिजार्ड्स। देखो इसमें दो आ रहे हैं तो कोई आ ही नहीं रहा। स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच, हाँ स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच जो है वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट आर मेजरिंग द सेम फिजिकल कंडीशन? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है। मैं इसको स्टार इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बार बार पूछने वाला है। इसका आंसर है सेकंड, जो कि हर बार हर एग्ज़ाम में एक बार न एक बार रिपीटेटिव मोड में आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द पैराग्राफ एंड चूज। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बता रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट वे में समझा दूँ। देखो सबसे पहले तो एक मेल गैमेट होता है, देन एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करने के बाद वो क्या फॉर्म कर देता है?
फर्टिलाइजेशन आपस में होता है और वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। जाइगोट जो होता है वो उसके बाद कुछ देर का फर्टिलाइज करके एम्ब्रायो बना देता है, और एम्ब्रायो बनाने के बाद क्या होता है, ये फीटस के वॉल में जो हमारा यूटेरस होता है, यूटेरस के वॉल में ये जा कर के अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये यूटेरस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है एज ए फिल इन द ब्लैंक्स के मेथड में, जहाँ आपको चूज करना। तो देखो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल फ्रॉम द मदर, यानी कि मदर एंड फादर से एक सेल आया, आपस में फ्यूज़ किया और फॉर्म क्या किया, जाइगोट का। देखिए सबसे पहले जाइगोट कहाँ है, जाइगोट एम्ब्रियो नहीं, यहाँ जाइगोट नहीं है तो इसको कट करते हैं। इन तीनों में जाइगोट है, लेकिन आगे फिर इसका हमें और भी देखना होगा, वो देखते हैं। देन विच डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, तो वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर। तो ये रहा करेक्ट हमारा आंसर, एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो, देन यूटेरस के अंदर वो चला जाएगा उसके वॉल पे, एंड देन वो फीटस कहलाएगा। ना विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, हम सब जानते हैं रिएक्शन सीरीज से कि PbSO4 और Fe कभी भी आपस एक दूसरे के साथ फिजिबल फॉर्म में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन, इन में से कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसके बारे में देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट ए रेस्ट, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस का टाइम ग्राफ का बॉडी जो होता है रेस्ट में होता है। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो ये भी सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस के में भी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू मूव करती है। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, नहीं, कभी जब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो वो रेस्ट में कभी भी आएगा ही नहीं। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड्स A, B and C एंड D आर गिवन बिलो, लिक्विड डेंसिटी दिया हुआ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन में द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों यहाँ पे लिक्विड और डेंसिटी दोनों दिया गया है। लिक्विड 4 तरह के लिक्विड है, उसके अंदर ये सारे डेंसिटीज है। देखो डेंसिटी में सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, डेंसिटी जब भी आता है तो मास अपॉन वॉल्यूम की बात आता है। तो मास अपन वॉल्यूम, देखो कभी भी किसी चीज़ को बताया जाता है तो वो कभी भी फ्लोट कोई भी चीज़ कैसे करता है, जब उसका वेट काफ़ी हल्का होता है तो जा कर के। बहुत भारी चीज़ कभी भी फ्लोट नहीं करता, वो इजीली डूब जाता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी डी का दिया हुआ है, यानी डी तो फ्लोट नहीं कर पाएगा इसके अंदर। देन सी है, सी भी फ्लोट नहीं कर पाएगा, पर थोड़ा सा कम किसका है, ए का है, और वहीं पे कम बी का भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी में, और नहीं तो ये ऑप्शन नहीं है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए में और मे नॉट, मे और मे नॉट का तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इनसे कम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों फ्लोट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट्स इन अ लिक्विड ए, नहीं ये भी नहीं है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी, नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फिर से असर्शन रीजन आ गया दोस्तों। देखो फिजिक्स में, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन को समझना। असर्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हाँ। देन रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं। इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वेक्टर की बात ही नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट कभी कोई दिशा शो ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज, लेकिन फिर भी इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गन कंटेन देयर ओन डीएनए, डीएनए कौन कौन सा अपना खुद कंटेन करता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा इन सब में से
जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विथ अ नेकेड आई, तो ये करेक्ट है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, हम कुछ बैक्टीरिया कुछ सेल्स को ऐसे भी देखते। ऑल हैव अ सेल वॉल, सभी के अंदर सेल वॉल होते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑल हैव ए न्यूक्लियर मेमोरी, ये भी ज़रूरी नहीं है, सारे सेल्स में नहीं होते। लेकिन ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मैच द फॉलोइंग है, जहाँ हमें ये देखना है कि कौन सा जो है कितना जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, कौन सा इन सब में से जो है वो कितने दिनों में डिकम्पोज होता है, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो प्लास्टिक बोतल जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। तो प्लास्टिक बोतल के लिए यहाँ पे हम टाइमिंग की बात करें तो आ जाएगा क्या? सेवरल ईयर्स, यानी कि प्लास्टिक जो है इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये याद आएगा। देन सिल्क स्कार्फ जो होता है वो क्या करता है, वो भी टाइम लगाता है, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स उसका टाइम लगता है। कॉटन शर्ट जो होता है वो 2 to 5 मंथ्स में ही डिकम्पोज होता है। बनाना पील जो होता है वो 1 to 2 वीक्स के अंदर डिकम्पोज होता है। और पेपर जो होता है वो 10 to 30 डेज में। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 5, ए का 5 कहाँ है? 2 में भी है और 4 में भी है, तो देखिए। देन बी का 4, बी का 4 मिल गया आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 2 ना कि ए का 4। Next, a feather of a mass 15 gram is dropped from a height. It is wound to tall with a constant velocity. What is the net force acting on it? देखो ये बोल रहा है कि एक फेदर है जिसका मास 15 ग्राम है, उसको ड्रॉप किया गया एक सर्टीन हाइट से। तो वो जो आया फॉल हुआ तो वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका नेट फोर्स उसके अंदर कितना एक्ट हुआ उसके बारे में देखो। जब एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो होता है एक्सेलरेशन, उस मास का जो होता है नेट एक्सेलरेशन वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। तो जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गया तो उसके अंदर फोर्स लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो। नेक्स्ट, एन आयन X3+ is obtained from an element X, atomic mass 27, atomic number 13, the number of proton, electron and neutron। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का है, जहाँ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, वो भी इस आयन के बारे में। तो देखो इसके लिए निकालने के लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। कैंसर हो जाएगा ये। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो प्रोड्यूस करते हैं उनका सेट कौन सा है? मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। Next, identify the incorrect statement. Clay soil is better edited than loamy soil. Clay soil is more fertile as compared to loamy soil. Water retention capacity of clay soil is better than that of loamy soil. The particle size of clay soil is much smaller than that of loamy soil. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Clay soil is better edited than loamy soil. Which of the following substance are present on the rubbing surface of a matchbox? मैचबॉक्स के ऊपर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? तो रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए बी एंड सी। देखो यहाँ पे सारे ग्लैंड्स दिए हुए हैं जो कि रिलेट करना चाहिए। तो पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड कोई मैच ही नहीं कर रहा है एक दूसरे से। वही थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड्स ये मैच कर रहे हैं और पिट्यूटरी इसको कमांड दे रहा है, तो ये भी सही है, ये सही है। पर टेस्टिस और थायराइड, थायराइड तो कोई ब्रेन से है ही नहीं कनेक्टेड, थायराइड है ही नहीं, थायराइड है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। Next, the image formed by a pinhole camera is real. Which of the following statement offers a suitable explanation for this fact? पिनहोल कैमरा जो है वो रियल होता है, तो इसको सुटेबल कौन सा आंसर कर रहा है यहाँ पे? तो पिन होल कैमरा में रियल इमेज इसलिए बनता है क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, इस वजह से। Next, identify the open-ended question from among the following. Why can humans not digest cellulose? What is cellulose made of?
व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म। देखो सबसे पहले ओपन इंडेड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओपन इंडेड क्वेश्चन मतलब ये जो कि आप कोई भी चीज़ पूछ रहे हो उसका आंसर बहुत तरह का हो सकता है। तो जब बहुत तरह की बात आती है तो वहाँ पे कोई सर्टेन नेम या फिर एक नंबर नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ जैसे कि 5 ऑर्गेनिज्म है तो इसको कट करेंगे। वाट का कभी भी यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन हम पूछेंगे बच्चों से जिसका आंसर बच्चा बहुत तरह के जवाब में दे सके, इसलिए इसका यूज़ होता है। Next, which of the following is are true about the curricular practices currently being followed in schools? Science and mathematics are being taught integrally as science and technology in elementary class. Physics, chemistry and biology are being taught integrally as science in secondary class. हाँ ये सही है पर वन नहीं सही है। Science and social science are being taught integrally EVS in the primary classes. ये भी परफॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। Next, a group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to poses them the to task? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो इंगेज है किसी एक्टिविटी के अंदर जहाँ वो मेज़र कर रहे हैं बॉइलिंग टेम्परेचर को, वो भी टैप वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर को बीकर के अंदर। इनमें से ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो उनको देना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे? तो पे ड्यू टू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर, ये तो ज़रूरी है क्योंकि हम वहाँ पे अटेंशन देखना है। इंश्योर दैट द थर्मोमीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द बीकर। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ज़रूरी रहता है क्योंकि हमें टेम्परेचर मेज़र करने के लिए अगर थर्मामीटर जो है वो वॉल के बीकर से टच होगा तो हमें हीट डायरेक्टली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मेज़रमेंट मिल जाएगा, वाटर का मेज़रमेंट नहीं मिलेगा। वहीं मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो कॉमन चीज़ नहीं है, ये हर किसी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होता है, तो इसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। यूज द स्टैंड ऑफ सस्पेंड द थर्मोमीटर, तो ये तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो गलत है वही इसका करेक्ट आंसर यानी 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इशूज सच एज GM फूड इन द स्कूल्स science curricula, develops argumentation skills helpful in cultivating understanding about nature of science, develops the capacity to engage in evidence based reasoning। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर जो होता है वो इस तरह के क्वेश्चन का बच्चे के अंदर एप्रिसिएशन की भावना लाना और उनके अंदर डिसिप्लिन को इन्फ्लेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 4। Next, after teaching the chapter respiration in organisms in class 7, a teacher performs the following activity with her students. They take 3 test tubes and fill the 3 by 4th of each with the water. The test tube are labeled A, B, and C. They put a snail in test tube A and a water plant in test tube B and C. They keep snail and plant both. The teacher then asks the student which test tube would have the highest concentration of CO2. Which process skill teacher emphasizes in the case. तो ये एक तरह से लर्निंग बाय डूइंग का एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ टीचर जो है वो 3 बीकर में ये चीज़ को शो करना चाह रही है और बच्चों से करवाना चाह रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि करके बताना चाहिए बच्चों के अंदर, तो बच्चे इस चीज़ को सीखें और करके देखें और अपना अनुमान लगाएं कि दोनों इन तीनों बीकर के अंदर किसके पास रेस्पिरेशन की रेट सही थी या नहीं थी। तो अंदाजे की यहाँ पे बात कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिडिक्टिंग इसका आंसर। Which of the following is not correct in respect of the activity suggested as part of extended learning in textbook? These are an important value addition to children's repertoire of knowledge and skill. These forms an important basis of a student's evaluation. Some of these require students to collect information of various kinds and draw conclusions on their own. Some of these enhance children's interaction with expert teacher and society at large. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा अपना खुद का इस एवोल्यूशन करेगा एक किसी सर्टेन इम्पॉर्टेंट बेसिस के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं होता है। बाकी ये सारा सही है और ये गलत है, तो यहाँ पे हमें नॉट ही बताना था जो सही नहीं है उसके बारे में। Which of the following is are ordinary, not imply in the context of content validity of science curriculum? The content is updated, the concepts are accurately represented, the concepts are trivialized or for some learners. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए और कंसेप्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होना चाहिए।
ट्रिविलाइज्ड नहीं होना चाहिए लर्नर के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के अंदर इन सब में से कौन सा रैशनल फॉर्म आएगा। इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लाइफ, नहीं। इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question, which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in a spherical mirror in the class 7 student? Students are asked to observe their image at various position in a plane mirror. Students are asked to play with sign। नहीं, देखो यहाँ पे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीख रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चा उसको वेरियस पोजीशन पे लगा के देखेगा और समझेगा और ऑब्जर्व करेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन। इन सब में से कौन सा करेक्ट नहीं स्टेटमेंट है। गुड साइंस एजुकेशन, वो भी बच्चों के लिए। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, ये तो सही है। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एंड हर एनवायरनमेंट, ये भी सही है। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल, ये डिसिप्लिन की बातें नहीं करता है, तो इसका आंसर 3 है, यानी कि जो हमारा गलत है वही इसका सही है।